ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। आज सेकेंड ईयर एएचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में प्रिवेंटिव मेडिसिन हम पढ़ रहे थे। सेकेंड मिड टर्म का जो कोर्स हमने क्लिनिकल मेडिसिन के बाद में स्टार्ट किया, इसमें आज हमारे पास जो डिज़ीज़ हम पढ़ेंगे वो है, इसको ट्यूबरकुलोसिस या टीबी या क्षय रोग भी इसको कहते हैं। तो इसके अलग से नाम और हैं। तो इसका नाम पर्ल्स डिजीज, उसके बाद थाइसिस, पी इसमें साइलेंट है, थाइसिस या थीसिस, और ग्रेट वाइट प्लेग, थाइसिस, ग्रेट वाइट प्लेग और पर्ल्स डिजीज। ये मनुष्यों तथा पशुओं से एक दूसरे में फैलने वाला बैक्टीरियल जूनोटिक रोग है, जो अंडरलाइन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इसको अंडरलाइन कर लें। और ये जूनोटिक है, ये ध्यान रखें। इससे पशु के फेफड़ों व लिम्फ ग्रंथियों में ट्यूबरकल्स यानी कि गांठें, जो लिम्फ ग्लैंड्स है ना, उसमें ट्यूबरकल गांठें बन जाती हैं। इसके अलावा ये गांठें यकृत में, लीवर में, तिल्ली में, आंतों में और पेरिटोनियम तथा लंबी हड्डियों में भी बन जाती है। अब इसके कारण जो हैं वो, ये रोग पशु व मनुष्य में 3 प्रकार के माइकोबैक्टीरियम से है नामक जीवाणु के कारण होते हैं। पहला है बोवाइन माइकोबैक्टीरियम और बोवाइन टाइप। बोवाइन माइकोबैक्टीरियम और बोवाइन टाइप, ये गोवंश व मनुष्य में। एवियन माइकोबैक्टीरियम और एवियन टाइप पक्षियों में, घोड़े में और सूअर में। और ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम और ह्यूमन टाइप मनुष्य व पशुओं में। तो देखिए, पशु वाला मनुष्य में और पशु वाला मनुष्य में और मनुष्य वाला पशु में ये जा सकता है। तो ये देखिए, ये इरिवर्सिबल, ऊपर देखिए, इससे नाम से पता चल गया कि ह्यूमन माइकोबैक्टीरियम जो है मनुष्य में है लेकिन पशुओं में भी होता है, और बोवाइन माइकोबैक्टीरियम पशुओं में है लेकिन ये मनुष्य में जा सकता है। तो जूनोटिक है। गायों में ये जीवाणु लंबे समय तक शांत अवस्था में रहता है, लेकिन जैसे पशु को पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण कमजोर हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। मौसम में अचानक बदलाव आ जाता है। ये बहुत ही बिल्कुल सच्चाई है। मैं मेरे जो इतने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं ये बात ज़रूर बताया करता हूँ, और इस बात को मैं सुनाया भी करता हूँ कि जब मैं वेटनरी कॉलेज में बीकानेर था, तो हमारे एक लेक्चरर थे, तो वो कहने लगे कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गई और डायग्नोज हो गई ट्यूबरकुलोसिस। और मुझे कोई ऐसा समझदार, उस समय ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं था पहले, मुझे कोई समझदार एक ऐसा बंदा मिल गया, उसने मुझे एक ऐसा नुक्ता दे दिया, तो मैं आज तक जो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने पूछा, सर वो क्या नुक्ता है? तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी खुराक जो है, प्रोटीनस डाइट को बढ़ा दिया। तो अब आप देखिए, जब आप विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स ज़्यादा लेना बॉडी के शुरू कर देते हैं तो वीकनेस नहीं आएगी। तो जब वीकनेस नहीं आएगी तो ये एक्टिव नहीं हो सकता। ये जो एक्टिव वाला शब्द आया, ये इस पे मुझे याद आया। तो ये बॉडी के अंदर तो रहेगा, चाहे आप कैरियर हो सकते हो, लेकिन एक्टिव होके आप में बीमारी नहीं शो करेगा ये। तो ये एक ध्यान है, क्योंकि टेस्ट लगाते हैं तो जो कैरियर है उनमें भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस तरह की कोई घटना आती है तो खूब उसको डाइट देवें, और डाइट के बाद में ये स्वतः ही जो है वो
इनएक्टिव हो जाता है। तो ये देखिए बड़ी कमाल की बात है, ये बिल्कुल सही है। जैसे पशु को पौष्टिक आहार नहीं मिलने के कारण कमज़ोर हो जाता है, ये सक्रिय हो जाता है। मौसम में अचानक बदलाव आ जाने से पशु को भीड़ भाड़ गंदगी की जगह लंबे समय पर बांधने। स्वस्थ पशु रोगग्रस्त के संपर्क में आ जाता है तो पशु में रोग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। यह जीवाणु रोगग्रस्त पशु की सांस, नाक के डिस्चार्ज, कफ, दूध, मूत्र, गोबर, संक्रमित गर्भ व स्राव आदि के संपर्क से अन्य पशुओं व मनुष्यों में फैलता है। तो ये देखिए, ये ध्यान रखना, सभी डिस्चार्ज जितने भी तरह से हैं उन सब में ये जो है वो होता है। इवन दूध भी, मूत्र, गोबर और संक्रमित गर्भ, अगर गर्भ है तो प्रेग्नेंट के अंदर भी, उस बच्चे में भी जो है वो इन्फेक्शन होगा। और सांस, हवा से, नाक के जो डिस्चार्ज है जो उससे होता है उसमें भी ये, तो ये हर तरह से फैलाव लेता है। ध्यान इसका ये हमें पता बड़ा ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के पास हम जाते हैं और मजबूरी है, जैसे अब कोई रिश्तेदार है जिसको कोरोना हुआ है तो मजबूरी में जाना है, तो पूरा का पूरा अपनी ध्यान रख के जाना पड़ता है। इसी तरह से किसी ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ के पास भी जाते हैं तो बड़ा ध्यान रख के जाते हैं। इसमें से ना तो उसकी सांस की हवा, ना कोई डिस्चार्ज और ना कोई कफ किसी प्रकार से आपके टच में आना चाहिए। अब सिम्टम इसके क्या हैं? इस रोग के लक्षण धीरे धीरे लंबे समय बाद प्रकट होते हैं, इसलिए इसे क्रोनिक इंसिडियस कंटेजियस डिजीज भी कहते हैं। पशु के हल्का बुखार रहने लग जाता है, बुखार रहता है, ये इम्पोर्टेंट इसका वो है। धीरे धीरे कम चारा खाना लग जाता है जिससे कमजोरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस में बुखार रहता है, और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो लंबे समय तक जिसमें बुखार चलता है, लेकिन ये बाकी के लक्षण भी साथ में। पशु को श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है, खांसी आती है, दम फूलने लगता है। धीरे धीरे कम चारा दाना खाने लग जाता है, जिससे उसकी कमजोरी हो जाती है, तो पशु का वजन कम होने लगता है। पशु का अडर, उस अडर के अंदर छोटी छोटी जो है गांठें, मैंने अभी पिछले मेरे लेक्चर में बताया था कि जो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स अडर की, वो उनमें जो स्वेलिंग आपको नजर आएगी। दर्द, अडर पर हाथ लगाने पर दर्द महसूस होता है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी गांठें होने लग जाती हैं, सूजन आने लग जाती है। दुग्ध उत्पादन कम होने लग जाता है, दूध में छिछड़े आने यानी कि मैस्टाइटिस हो जाती है। यही आहार नाल में टीबी हो जाए, आहार नाल की एलिमेंट्री कैनाल, अगर आहार नाल में टीबी हो जाए तो पशु के दस्त होते रहते हैं, ये भी इसका कारण है। कभी कभी आफरा आने लग जाता है, गोबर में म्यूकस, मवाद, खून आदि आने लग जाता है। यदि पशु के गर्भाशय में टीबी है और पशु गर्भित है तो गर्भपात हो जाता है, गर्भाशय से मवाद, खून आदि आने लग जाता है। नर पशु में वृक्षणों में सूजन आ जाती है। ये सेम वही जैसा आपने ब्रूसेलोसिस में पढ़ा था कि स्क्रोटल जो है एडिमा हो जाता है, स्क्रोटम में उसमें पानी जो है वो भर जाता है स्क्रोटम में। अब निदान लक्षणों के आधार पे प्रयोगशाला जांच, थूक, लार, नाक का डिस्चार्ज, दूध, मलमूत्र सभी में होता है, इसलिए किसी का भी लैब में टेस्ट करवा लें। और जानवर अगर जिंदा है तो उसके अंदर हमें ये तो ले ही जाना है थूकनार। अगर आपने कुछ भी नहीं है ले जाना, लेकिन ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी अवेलेबल है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट, गर्दन पर बाल साफ करके 4 ml ट्यूबरकुलिन त्वचा के नीचे इंट्राडर्मल चमड़ी में, त्वचा के नीचे नहीं है, ये इंट्राडर्मल है, ये डर्म में वो सबकट होता है, सबकुटिनियस होता है, इंट्राडर्मल चमड़ी में लगता है ये। तो ट्यूबरकुलिन त्वचा में या ट्यूबरकुलिन को आप स्किन में, त्वचा में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगावें। इसके बाद यदि पशु के 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 6 से 8 घंटे बाद हो जाए
तथा इंजेक्शन के स्थान पर 5 mm या बड़ी गांठ हो जाए, 5 mm यहाँ इससे बड़ी गांठ हो जाए तो इसे पॉजिटिव केस कहते हैं तथा टीबी का इलाज शुरू कर देना चाहिए। 5 mm ऐसा ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन मैं इसको नहीं मानता इसके लिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इसका जो है वो भुक्तभोगी हूँ। क्योंकि रिश्तेदार के ट्यूबरकुलिन टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आया। ये भी ध्यान रखें, क्लिनिकल साइन बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके। आप कैरियर भी हो सकते हैं, तो जो कैरियर है उसके भी ये जो टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है, बड़ी ज़रूरी बात है ये ध्यान में रखने वाली, कि सीधा ही उसको ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। क्लिनिकल जो है सिम्टम है वो होने बड़े ज़रूरी हैं उसके अंदर, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान रखना है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब उस रिश्तेदार को जांच के लिए ले गया गया वो पॉजिटिव आया, एक और टेस्ट करवाया ट्यूबरकुलिन, वो भी पॉजिटिव आया। लेकिन जब ट्यूबरकुलोसिस जो स्पेशलिस्ट है उसके पास लेके गए तो उसने ये कहा कि अगर इसको ट्यूबरकुलोसिस हो तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। ये क्या इतनी बड़ी बात, ये कहते हैं क्लिनिकल सिम्टम डॉक्टर की पहचान है। ये लैब टेस्ट पे नहीं अकेले रहे, और वास्तव में उसको टीबी नहीं थी। उसको बाद में उन्होंने कहा ये जांच करवाओ, उसके जो है वो एक अलग वो है डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ था उसके कारण उसको टेम्परेचर रहता था। और कैरियर तो हम सारे ही हैं टीबी के, किसी को जो है वो तालमेल में बिठा लो, क्योंकि ऐसी कॉलोनियाँ जो गरीब कॉलोनियाँ हैं, उन कॉलोनियों के पास जो भी सराउंडिंग एरिया है, ज़्यादातर वहाँ आपको मैक्सिमम लोग जो है हेल्दी जो हैं वो कैरियर मिलेंगे आपको, ये गारंटेड है। क्योंकि वो वायु तो दूषित है और वही वो और ज़्यादातर लोग जो जहाँ धुआं निकलता है चिमनियों से, चाहे वो भट्ठा है, चाहे वो शुगर मिल है, चाहे किसी और तरह की कोई मिल लगी है, जहाँ से धुआं ज़्यादा निकलता है, उस एरिया में ज़्यादा जहाँ लोग रहते हैं नज़दीक में, वो लोग इससे इफेक्टेड होते हैं। तो ये मेरा प्रैक्टिकल है जो आपको मैंने बताया। यहाँ जो लिखा है आप उसको पढ़ लें, उसको याद करें, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जब ये ध्यान में बात आए तो ये मेरी बात को ज़रूर याद करें। अब इसका ट्रीटमेंट है। क्षय रोग के इलाज में एक बार दवाइयाँ शुरू करने पर लंबे समय तक पूरा कोर्स लगातार देना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है, ये ध्यान रखें। ह्यूमन बीइंग में ये 9 मंथ से 11 मंथ इवन 12 मंथ तक का कोर्स है। इसको ये देना ही पड़ता है और ये देना चाहिए, इसको बीच में नहीं रोकें। अदरवाइज़ ये जो बैक्टीरिया है वो उस मेडिसिन के लिए रजिस्ट हो जाएगा और फिर हाई एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। इससे और है भी नहीं कोई, अगर ये एक बार रजिस्ट कर गया तो फिर ये जाएगा भी नहीं और कोई इसका ट्रीटमेंट चारा भी नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इसको बीच में नहीं रोकें किसी भी तरह हालत में। अपने साथी बेली को भी ये राय दें, पूरा कोर्स लगातार देना चाहिए, अन्यथा इन दवाइयों के खिलाफ शरीर स्वतः ही एंटीबॉडी बना देते हैं, जिसके कारण से यदि पुनः दवाइयाँ शुरू करेंगे तो ये दवाइयाँ असर, यही तो मैंने आपको बता दिया कि और वो जो है उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया और ये एंटीबॉडी इनके खिलाफ दवाइयों के बन गई तो ये दवाइयाँ ऑटोमेटिकली काम नहीं करेंगी किसी प्रकार से। जीवाणु पर निम्न दवाइयाँ असरदार हैं, तो ये हमारे पास आजकल दवाइयाँ हैं। तो इसके तो कम साल्ट दे रखे हैं इन्होंने, और भी हैं इसके साल्ट जो हैं वो दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन के अंदर। तो ये आप उसमें पढ़ोगे, आपका फार्मेकोलॉजी में सभी ये दिए हुए हैं जितनी भी तरह की। जनरली ये 3 तो ये देते ही देते हैं, ये 3 तो काम में आएंगे। तो पहला है आइसोनाइजिड या आइसोनियाजिड 10 mg पर kg बॉडी वेट 6 से 12 माह, ये मैंने आपको बता दिया।
6 से 12 माह का कोर्स है इसका और ये चलना जरूरी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 2.5 ग्राम है, कम से कम 1 माह तक इंट्रामस्कुलर दें। पहले तो यही था इसका ट्रीटमेंट, पेनिसिलिन ही देते थे, ओनली पेनिसिलिन। देयर वाज नो एनी ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन आजकल कंप्लीट दवाई आ गई और इसका कंप्लीट क्योर है, ये भी ध्यान रखें। घबराने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को परिवार में भी हो जाता है तो किसी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल ये फ्री में किट मिलती है पूरी की पूरी, 9 से 11 महीने का पूरा ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। या तो वो अगर आप टेक्निकल हैं तो आपको दे दी जाएगी, वरना रोज़ाना जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपके घर में डोज देने के लिए अपने सामने डोज दिलवा के जाएगा सुबह शाम। तो ये भी ध्यान रखें। आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड, तो ये 3 मेडिसिन है इसकी। ये जो है हमें इसके डोज के बारे में जो आप इसमें फार्मेकोलॉजी में दिया हुआ है तो आप उससे, लेकिन इसके बारे में मैं भी आपको यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं प्रयास करूँगा इसका कि आपको ये पूरा एज इट इज़ पूरा सेट दिया जाए। अब इसमें आइसोनिकोटिनिक एसिड कितना लगाना है ये किसी ने नहीं बताया। ऊपर चलिए दोनों बता दिया, ठीक है, 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, तो ये तो चलो आप कैलकुलेट कर लोगे। तो आइसोनिकोटिनिक एसिड कितना देना है ये पता ही नहीं, तो ये अधूरा ट्रीटमेंट रह गया। तो इसको मैं क्योंकि ये मैं इसकी एक्चुअल डोज पता करके मैं आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर में या फिर समय मिला जब इसको आपको देंगे। तो अब कंट्रोल इसका, प्रत्येक पशु का ट्यूबरकुलिन टेस्ट ही इसका मेन है। टेस्ट करें और जो पशु पॉजिटिव है उन्हें फार्म से हटा दें या अलग रख दें। नए पशु खरीदने से पहले ट्यूबरकुलिन टेस्ट जरूर लगाएं। बछड़े बछड़ियों को BCG के टीके लगवाएं। रोगी व्यक्ति से दूध नहीं निकलवाएं और रोगी व्यक्ति को फार्म पर इधर उधर घूमने व थूकने आदि नहीं दें। तो ये इससे जो है वो ये कंट्रोल जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो डिजीज़ है वो एक्टिनोमाइकोसिस। एक्टिनोमाइकोसिस ये भी एक आपको मिलेगा फील्ड के अंदर देखने को। ये भी फील्ड के अंदर खूब केसेस, खूब तो खैर नहीं लेकिन फिर भी परसेंटेज है इसकी। लोग लेके आते हैं ये जो जा है जबड़ा, तो यहाँ से क्या होता है एक स्वेलिंग सी आपको मिलेगी यहाँ, और वो कई बार हार्ड है कई बार सॉफ्ट है, तो इसमें अपने देखते हैं। और अंदर से जो है कई बार सुराख भी उसमें हो जाता है। ये बड़ा ट्रीटमेंट इसका करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे पास केसेज आए हुए देखे हैं, तो इसको इसमें देखते हैं। इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है, लंपी जा और रे फंगस रोग, रे फंगस डिजीज़। ये मुख्य रूप से एक्टिनोमाइसिस बोविस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। एक्टिनोमाइसिस बोविस, बोविस तो बोवाइन जो है बोवाइन में होता है, इसलिए बोविस जीवाणु से होने वाला वंश का रोग है, लेकिन सूअर व घोड़े में भी हो सकता है। इसमें पशु के जबड़े व सिर की हड्डियाँ, वेरी गुड, ओस्टियोमाइलाइटिस के कारण बढ़ जाती हैं। यस, ये यहाँ तो यहाँ से ये बढ़ जाएगी, यहाँ कोई सिर की हड्डी जो है वो बढ़ जाएगी, ओस्टियोमाइलाइटिस। यह जीवाणु एक्टिनोमाइकोसिस बोविस और ब्रुसेल्ला अबॉर्टस के साथ घोड़ों में फिस्चुली विदर्स कहते हैं इसको, फिस्चुला बन जाता है एक, फिस्चुलिस विदर्स नामक रोग पैदा करते हैं। फिस्चुली
फिस्चुलिस विदर्स, यस फिस्चुलिस विदर। इटियोलॉजी, यह रोग एक एक्टिनोमाइकोसिस बोविस नामक जीवाणु से होता है। यह जीवाणु कॉरेनी बैक्टीरियम पायोजीन्स व स्टेफाइलोकोकस के साथ भी मिलता है। यह जीवाणु कॉरेनी बैक्टीरियम पायोजीनस व स्टेफाइलोकोकस के साथ भी ये, अच्छा 2 बार लिख दिया, मिलता है। इसके लक्षण आप देखें, यह रोग मुख्य रूप से 2 से 5 वर्ष के पशुओं में होता है। इससे जबड़े पर कठोर सूजन, हार्ड बोनी स्वेलिंग आ जाती है। लंबे समय बाद जबड़े की हड्डी अंदर की तरफ सड़ने लग जाती है, यस बिल्कुल सड़ जाए, तथा एक फिस्चुला, यस मैंने कहा ना फिस्चुला, फिस्चुला कहते हैं। फिस्चुला जो है वो, अब आप इसको यूं आप समझ सकते हैं, जैसे कोई सुराख है वो तो यूं सीधा हो गया। फिस्चुला क्या होता है कि पहले सुराख थोड़ा सा सीधा होकर ये अंदर की तरफ टर्न कर जाता है, ये फिस्चुला। अंदर सुराख यूं घुमा हुआ सुराख अंदर, जैसे कई बार इंटेस्टाइन के अंदर भी ये फिस्चुला बन जाता है। एनल फिस्चुला, लास्ट जो पार्ट है इसका, एनल फिस्चुला भी बन जाता है। तो एनस का जो एनस के स्फिंक्टर हैं ये कई बार रप्चर हो जाते हैं, और फिर रप्चर होने के बाद ये तो यहाँ जख्म हुआ, यहाँ हल्का सा सुराख हुआ, और फिर अंदर जो है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर फिस्चुला बन जाता है, अंदर चला जाता है वो फिस्चुला, जहाँ सीधे आप जो है दवाई डायरेक्ट जो है यूँ नहीं लगा सकते। ये बड़ी टिपिकल कंडीशन बन जाती है। तो उस हड्डी के गलने के कारण अंदर जो है वो इसके अंदर यूँ फिस्चुला बन जाता है, चाहे वो आगे की तरफ बन जाए चाहे वो पीछे की तरफ बन जाए, इसको हम फिस्चुला कहते हैं। तो ये जब हड्डी गल जाती है तथा एक फिस्चुला बन जाता है, जिसमें से सल्फर के दानों जैसी गाढ़ी मवाद आने लगी, यस। तो ये मवाद जो है जब आती है, तो क्योंकि ये बाहर ये फूट जाता है, तो जैसे फूट जाता है ना, तो बाहर की तरफ गल गई हड्डी, गल गई तो चमड़ी भी गल जाएगी, तो यहाँ से क्या है वो मवाद आना शुरू हो जाती है। ये बड़ा मुश्किल टिपिकल सा केस होता है, ठीक नहीं होता अमूमन। जबड़े की हड्डी ग्रस्त होने के कारण दांत ढीले हो जाते हैं, पशु को चारा चबाने में दिक्कत होती है, तथा लार अधिक मात्रा में आती है, और वो लार भी कई बार इसमें से गिरना शुरू हो जाती है। घोड़े में इस जीवाणु के कारण ये फिस्चुलास विदर्स, विदर फिस्चुला या फिस्चुला, फिस्चुलस विदर्स, फिस्चुलस है ये, फिस्चुलस विदर एक ही बात है, वो फिस्चुला बनना ही है। फिस्चुलस विदर तथा पोल इविल नामक रोग हो जाता है। पोल इविल, यहाँ पोल है ना इसका, तो यहाँ से जो ये हड्डी गल गई, तो यहाँ एक पोल इविल हो गया, ये बीमारी हो गई ना, लूज हो गई, यहाँ से हड्डी गलना, पोल इविल हो गया। और ये ज़्यादातर बोवाइन में ये यहीं होता है, यहाँ ज़्यादातर बोवाइन में ये होता है। तो डायग्नोज इसमें लक्षणों के आधार पे, जैसे जबड़े की हड्डियों में धीरे धीरे सूजन आना, सल्फर जैसी गाढ़ी मवाद आना, प्रयोगशाला में जीवाणु की जांच करने के बाद में इसका पता चलता है। उपचार, ये देखिए बिल्कुल सही है। शुरुआत में तो इलाज संभव है, लेकिन पता ही नहीं चलता, बहुत टाइम बीत जाता है। जब ये मवाद आना शुरू हो जाती है, हड्डी गल जाती है, तब हॉस्पिटल में लेके आते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी इसकी ट्राई की जाती है एंटीबायोटिक वगैरह दे करके। तो पोटेशियम आयोडाइड 4 से 8 ग्राम और सोडियम अथवा पोटेशियम आयोडाइड 15 से 30 ग्राम दोनों 250 से 300 ml डिस्टिल वाटर में घोल करके आईवी इसको प्रतिदिन देने पर शायद कुछ बात बन सकती है। अभी हमने पीछे इंजेक्शन के बारे में पढ़ा, आइसोनायाजिड, अभी हमने ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा, तो ये वहाँ 10 था, ये डबल करके 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर 10 डेज,
उसमें 1 महीना देना है, इसलिए 10 मिलीग्राम, यहाँ 10 डेज के लिए 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी, डबल डोज के अंदर इसको देना होता है। और जो साइनस बन गया है कि शल्य चिकित्सा करें तथा प्रतिदिन ल्यूगोल्स आयोडीन से ड्रेसिंग हो और साथ में वही स्ट्रेप्टोमाइसिन 2.5 ग्राम इंट्रामस्कुलर 5 दिन तक इसको देवें। तो ये दिए तो, लेकिन इसमें कोई इतना बढ़िया कोई रिस्पांस नहीं मिला था, क्योंकि पता ही नहीं चलता। कोई बार तो कुछ लोग देख लेते हैं कि साहब ये देखिए यहाँ से इसका जबाड़ा थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को, ये बाहर की तरफ क्या हड्डी सी आ रही है तो वहाँ तो कामयाब हो सकता है ये ट्रीटमेंट। लेकिन जब ये सर्जरी पर आ जाए, क्योंकि मुंह में खाना है, चबाना है, लार बननी है, तो ये बड़ा टिपिकल सा मेथड है। हालांकि इसको अगर अच्छे पैमाने पे ट्रीट किया जाए तो ट्रीट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अंदर कोई ऐसी चीज़ की पहले जो है वो पैकिंग की जाए, ताकि ना तो वो मेडिसिन इधर उधर अंदर जाए और ना ही अंदर से कुछ चारा बाहर आए, तो ये हो सकता है, संभव है, ऐसी बात नहीं है। कंट्रोल, कोई टीका अभी तक विकसित नहीं है। रोगी पशु को अन्य पशुओं से अलग करें और पशु को फार्म से हटा दें या बेच दें। तो ये हमारे पास हमने एक्टिनोमाइकोसिस और आज ट्यूबरकुलोसिस, 2 हमने डिजीज़ को हमने आज पढ़ा। तो इनके बारे में आप ट्यूबरकुलोसिस को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। तो नेक्स्ट हम साल्मोनेलोसिस, और आज हो जाता तो ये ज़्यादा बढ़िया था। फिर ये इम्पोर्टेंट डिजीज़ आ रहा है इंट्रोटॉक्सी में। चलो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसको पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।